क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए आज इस नए वीडियो में लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन जो है वो रिचर ने 1792 में दिया था। ये जो लॉ है वो और जितने भी लॉ थे पहले की जो लॉ दिए हम लोगों ने जो पढ़े हैं उनसे थोड़ा सा जो है हट के है। इसको ध्यान से समझना है हम लोग को। ध्यान से देखिएगा। व्हेन डेफिनेट मास ऑफ एन एलिमेंट ए कंबाइंड विद द टू अदर एलिमेंट बी एंड सी, यानी एक एलिमेंट जो है ए वो इसका फिक्स मास है, डेफिनेट मास है, वो किससे कंबाइन कर रहा है, बी और सी के मासेस से। ठीक है, तो बी और सी से ये कंबाइन कर रहा है यानी रिएक्ट कर रहा है टू अदर एलिमेंट बी एंड सी टू फॉर्म टू कंपाउंड्स। दो कंपाउंड बनाएगा, तो ए बी के साथ रिएक्ट करेगा तो बना रहा है ए बी, और ए सी के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, ए सी। देयर कंबाइनिंग मासेस आर इन द सेम प्रपोर्शन। अब ये जो मास रिएक्ट कर रहा है यानी ए बी के साथ रिएक्ट कर रहा है और ए सी के साथ रिएक्ट कर रहा है, इनके जो कंबाइनिंग मासेस हैं वो सेम प्रपोर्शन में होने चाहिए। कब? जब बी और सी आपस में रिएक्ट करें। तो बी सी का जो मास रेशियो होगा वो ए बी और ए सी में उपस्थित बी और सी के मास रेशियो के इक्वल होना चाहिए। कहने का मतलब मेरा समझिएगा कि in compound AB and AC, the ratio of B and C is equal to the ratio of BC in B and C in compound बी सी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ए बी बना और ए सी जो बना इसमें बी और सी का जो रेशियो होगा वो बी सी के रेशियो के बराबर होगा, या बी आर अ सिंपल रेशियो ऑफ द मास ऑफ बी एंड सी विच कंबाइंड विद अ कांस्टेंट मास ऑफ ए। या ये हो सकता है कि जो ए बी और ए सी में बी और सी का रेशियो है वो बी सी में उपस्थित बी और सी के रेशियो के सिंपल रेशियो के बराबर हो। ये लॉ दिया गया था रिचर के द्वारा। ठीक है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन जो है इसको हम लोग इक्विवेलेंट लॉ के नाम से भी जानते हैं। इक्विवेलेंट लॉ क्या कहता है? कहता है इन ऑल केमिकल रिएक्शन सब्सटेंस ऑलवेज रिएक्ट इन द रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट मासेस। तो वहाँ पर यही बात आ रही है कि अगर वो सेम प्रपोर्शन में नहीं होगा तो सिंपल रेशियो के फॉर्म में होगा। सिंपल रेशियो के फॉर्म में होने का मतलब क्या है कि समतुल्य होगा यानी इक्विवेलेंट मास के बराबर होगा। जिस मास के फॉर्म में ये रिएक्ट कर रहे हैं लगभग उसी में ये भी रिएक्ट करेगा। तो इस पर एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल ले रहे हैं हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो कौन कौन से कंपाउंड नॉर्मली बनते होंगे? कौन कौन से कंपाउंड नॉर्मली बनते होंगे देखा जाए? हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। अब यहाँ पर हम लोग सोच रहे हैं कि हाइड्रोजन का मास क्या कर दिया जाए, फिक्स कर दिया जाए। ठीक है, तो हाइड्रोजन का मास फिक्स करके देख लेते हैं। हाइड्रोजन सल्फर से रिएक्ट करके बना रहा है H2S, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है बना रहा है H2O। और जब सल्फर और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कराएंगे तो जो नॉर्मल कंपाउंड बनता है वो बनता है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का मास फिक्स है, देख लीजिए। H2S में मास रेशियो जो है 2:16 हो गया। 2 कितना हो गया? 16 नहीं, सल्फर का कितना होता है 32। और H2O में क्या हो जाएगा? 2:16 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन का मास 1 होगा तो 2 है यहाँ पर, तो 1 × 2 यानी 2 हो जाएगा। और सल्फर का 32 होता है, इसी तरह ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये 2:32 और 2:16 अगर सिंपल रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट किया है तो 1 ये क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1:8। अब अगर इस दोनों कंपाउंड में देखें सल्फर और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो क्या है? सल्फर और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो है 16:8, या इसको सिंपलर फॉर्म में करें तो 2:1 के फॉर्म में ये आ जाता है। इसी तरह से जो दूसरा कंपाउंड SO2 रिएक्ट कर रहा है, SO2 बना रहा है, जब ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं वेरिएबल मास वाले रिएक्ट करके बना रहे हैं 32:32।
तो 32 का मतलब ये हो गया 1:1 के फॉर्म में, इसको सिंपलर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम जो अभी स्टेटमेंट पढ़ रहे थे उसके अनुसार क्या होगा कि ये जो दोनों कंपाउंड बना रहे हैं इनमें S और O का जो मास है 2:1 वो इनके किसके प्रोपोर्शन के बराबर है, सिंपल रेशियो के बराबर है ऑफ मास ऑफ बी और सी, तो इसके बराबर है 1:1 के। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इसमें कई सारे एग्जांपल और लिए जा सकते हैं। देखें तो अगला एग्जांपल जो हम लोग ले रहे हैं हम लोग इसमें नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिए इसमें हाइड्रोजन का मास फिक्स करने का नाइट्रोजन का मास फिक्स करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, अमोनिया। नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, NO बना लेगा या N2O बना लेगा, 5 तरह के ऑक्साइड बना सकता है, कोई बना ले। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। ठीक, अब हम ये कह रहे हैं कि नाइट्रोजन के फिक्स मास के साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के वेरिएबल मास रिएक्ट कर रहे हैं। तो रिएक्ट करने वाले कंपाउंड जो बन रहे हैं, अब ये बन गया, आपने जो शुरुआत में देखा, ये बन गया AB, ये बन गया AC और ये बन गया आपका BC। तो AB और AC में B और C का जो रेशियो होगा वो BC में BC के रेशियो के या तो बराबर होना चाहिए, सिंपल प्रोपोर्शन के बराबर होना चाहिए। देखा जाए तो NH3 का जो मास रेशियो है नाइट्रोजन का कितना होगा, 14, और हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। इस तरह से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का 16। तो हमें किसका मास चाहिए था, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। तो वो जो रिएक्शन हो रहा है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो जो है इन कंपाउंड्स में वो है 3:16। मतलब अभी सिंपलर फॉर्म है, इससे ज़्यादा सिंपलर तो इसको किया नहीं जा सकता। इसी तरह से H2O में देख लीजिए तो ये 2:16 या 1:8 के फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो 3:16 इक्वल टू क्या हो गया, 1:8। ठीक है, इसको और सिंपल फॉर्म में कर लिया तो क्या हो जाएगा, 3/16 डिवाइडेड बाई 1/8 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, 8 2 16, तो 3/2 के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक सिंपलर फॉर्म है, सिंपलर होल नंबर के फॉर्म में आ रहा है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। देखो, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन जो है इसको पहचानने का, जैसे कंपटीशन एग्जाम में कोई क्वेश्चन दे दिया आपको, क्वेश्चन देने के बाद इसमें कह रहा है कि इलिस्ट्रेट द लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, कौन सा लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन इसमें लागू हो रहा है, यानी लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन है या डेफिनेट प्रोपोर्शन है, मल्टीपल प्रोपोर्शन है या रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है। तो इसको समझने के लिए क्या करेंगे, अगर आप जब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में देखेंगे कि अगर 3 एलिमेंट दिए हुए हैं, ABC फॉर्म में दिए हुए हैं और वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो अगर रिएक्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है, तो वो 100% लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन होगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर वो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को फॉलो नहीं करेगा। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के क्वेश्चन जो होंगे उसमें 3 एलिमेंट आपस में कंबाइन करेंगे ही करेंगे, ये 100% निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, आइए इसमें एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो 3 एलिमेंट तो दिख रहे हैं, 3 एलिमेंट दिख रहे हैं, तो ये तो निश्चित हो गया कि ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। लेकिन दिक्कत ये है कि इसको ये प्रूफ करने को कह रहा है कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है या नहीं। ये क्वेश्चन ज़्यादातर एकेडमिक में ही पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन एकेडमिक एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो अगर चार्ट को आप जो डेटा दिया हुआ है इसको ध्यान से देख रहे हैं, तो इस डेटा में देखिए तो पोटेशियम 52% दिया हुआ है, क्लोरीन 48% दिया है। अगले में क्या हुआ कि अगले में पोटेशियम आपका 23.6% दिया हुआ है और आयोडीन 76.4% दिया है। अगले ICL में आयोडीन 78.2% और क्लोरीन 21.8% दिया है। मतलब किसी का मास यहाँ पर फिक्स नहीं दिख रहा है, परसेंटेज के हिसाब से तो फिक्स बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम करें क्या, तो यूनिटरी मेथड अप्लाई करते हैं और इन दोनों कंपाउंड्स में पोटेशियम का मास फिक्स करने का प्रयास करते हैं। कैसे फिक्स करेंगे, हम क्या करेंगे कि यूनिटरी मेथड में जानते हैं कि हम लोग एक पार्ट यानी एक मास के लिए हम लोग वैल्यू निकालने का प्रयास करेंगे। कहेंगे कि 52% या 52 ग्राम ऑफ पोटेशियम रिएक्ट विद 48 ग्राम ऑफ क्लोरीन, देन 1 ग्राम ऑफ पोटेशियम रिएक्ट विद, तो 1 ग्राम कितने से रिएक्ट कर रहा है, इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, लिखते हैं 52 पार्ट ऑफ पोटेशियम रिएक्ट विद 48 पार्ट
ऑफ क्लोरीन, देन 1 पार्ट ऑफ पोटेशियम रिएक्ट विद 48/52। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 0.92। ठीक है, तो यानी कि अगर 1 पार्ट ऑफ पोटेशियम रिएक्ट करेगा तो कितने क्लोरीन से रिएक्ट करेगा, 0.92 पार्ट से रिएक्ट करेगा। ठीक, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के लिए हो गया, कंपाउंड नंबर 1 के लिए हो गया। अब कंपाउंड नंबर 2 के लिए कैलकुलेशन किया जाए। कंपाउंड नंबर 2 के लिए कैलकुलेशन करेंगे तो हम लिखेंगे कि 23.6 पार्ट ऑफ पोटेशियम रिएक्ट विद 76.4 part of iodine, then 1 part of react with 76.4/23.6। ठीक है, सॉल्व किया जाए। सॉल्व करने पर आपको फिर क्या मिलेगा, 3.23 पार्ट ऑफ आयोडीन। ठीक है, तो अब ये इसमें करना क्या था हमको कि यहाँ पर इनका मास हमने क्या कर लिया, फिक्स कर लिया। तो हमारे पास 2 कंपाउंड हो गए, कौन कौन से हो गए, पोटेशियम के साथ रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन और आयोडीन रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो पोटेशियम के साथ जब क्लोरीन रिएक्ट कर रहा है तो बना रहा है KCl, और आयोडीन रिएक्ट कर रहा है तो बना रहा है क्या, ही आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बना रहे हैं, ICl बना रहे हैं। तो जब यहाँ पर हम लोगों ने इसका मास फिक्स कर दिया तो अगले का क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है 1:0.92 और इसमें आ रहा है 1:3.23। तो हम करते क्या थे, हम इस कंपाउंड में इनका आपस में रेशियो निकाल रहे हैं, यानी KCl रेशियो KI इक्वल टू हम लोग लिखें 1:0.92 अपॉन 1:3.23, या इसको ऐसे करके लिख लें समानुपात के रूप में, क्योंकि हमें क्लोरीन और आयोडीन का रेशियो चाहिए। तो क्लोरीन का रेशियो कितना हो जाएगा 0.92 और आयोडीन का रेशियो कितना हो जाएगा 3.23। इसको अगर सॉल्व करोगे तो आएगा 0.28, लगभग इतना आएगा। ठीक है, अब तीसरा जो कंपाउंड है, तीसरे कंपाउंड में अगर हम देखें, तीसरे कंपाउंड का हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो तीसरे कंपाउंड में हम देखते हैं क्या कि आयोडीन रिएक्ट कर रहा है किससे, क्लोरीन से। भाई यहाँ पर आयोडीन और क्लोरीन का ही तो निकालना है, तो आयोडीन और क्लोरीन का निकाल लेते हैं। हम लिख लेते हैं 78.2 पार्ट ऑफ आयोडीन रिएक्ट विद 21.8 पार्ट ऑफ क्लोरीन। तो 1 पार्ट रिएक्ट विद, तो 1 पार्ट कितने रिएक्ट कर रहा है 21.8 अपॉन 78.2। इसको सॉल्व किया जाए, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 0.278, लगभग 0.278। तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है कितने, 0.28 के। ठीक है, तो ये जो रेशियो आया क्लोरीन और आयोडीन का, वो इस क्लोरीन और आयोडीन के रेशियो के लगभग बराबर है। तो इसका मतलब इसको हम लोगों ने प्रूफ कर लिया कि हम लोगों ने शुरुआत में इस स्टेटमेंट में ये बात कही थी कि भाई अगर कोई 3 कंपाउंड आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, 3 एलिमेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, एक का फिक्स मास दोनों के वेरिएबल मास से रिएक्ट कर रहा है, तो AB और AC में जो रेशियो होगा वो B और C के रेशियो के बराबर होगा या सिंपल प्रोपोर्शन में होगा। तो यहाँ पर ये बराबर है। ठीक है, इस चीज़ को हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। थैंक यू।